ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है हमारे पास, इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट के अंदर, जिसमें एक क्वेश्चन है, डी.के. गोयल की बुक की बात कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन है सुजुकी लिमिटेड। सुजुकी लिमिटेड के जो क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, इसी की थीम पर हमारे बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा बेस्ड जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इसकी फुल वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से इसकी पूरी वीडियो देख लेना आराम से। इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को अगर आप तसल्ली से और तरीके से समझ लें तो हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स का कोई भी लेवल ऐसा नहीं बचेगा जिस लेवल को हम अपने इशू ऑफ शेयर्स में फेस नहीं कर सकते, जो हमारे बोर्ड में आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर वो सभी प्रैक्टिकल्स गिवन हैं जिसके अंदर हम सभी कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं लगभग वो सारी चीजें कवर करूंगा जो बोर्ड को अटैक करेंगी या कनेक्ट करेंगी। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपके पास अपनी आप बुक में ओपन करेंगे। मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 61 होगा, 61 के अराउंड ही होगा, या 61 से एक क्वेश्चन पहले होगा या 61 के क्वेश्चन बाद होगा। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सुजुकी लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए मार्केट के अंदर 60,000, 10 रुपए का एक शेयर है, 30% के प्रीमियम पर। कभी भी ये बात याद रखना, जो ये प्रीमियम निकलता है या इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर डिस्काउंट निकलता है, जो परसेंटेज निकलती है वो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकलती है। अब चाहे वो फेस वैल्यू हमारी 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, ये बात याद रखना। तो 10 रुपए का हमारा एक शेयर जिसमें 30% का सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 रुपए का शेयर, इसका 30% प्रीमियम, 3 रुपए के प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर हमने शेयर्स को इशू किया है। इसका मतलब जो भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने भी रेट हैं, इन सभी कॉल्स का टोटल 13 आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि इन सभी रेट को प्लस करके देखना है कि क्या वो हमारे इशू प्राइस के बराबर हैं या नहीं है। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 3 रुपए के प्रीमियम पर शेयर इशू करे, 13 रुपीज क्या हो गया हमारा शेयर्स का इशू प्राइस। तो जो इन कॉल्स का जो टोटल होता है वो 13 के बराबर आना चाहिए। इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को वो शो भी नहीं करेगा, और जब आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे तो पता लगता है कि उस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी इन्वॉल्व है। जब आप उन रेट का टोटल करके देखते हो और हम डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाते हैं, बाद में पता लगता है कि वो क्वेश्चन पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करोगे, उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला टास्क आपको ये पूरा करना है कि उन कॉल्स की टोटल्स को, रेट को प्लस करो कि क्या वो हमारे इशू प्राइस के बराबर बैठ रही हैं या नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर 3.5 की एप्लीकेशन, 5.5 का अलॉटमेंट, जिसके अंदर 3 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है और 2 रुपए की हमारी सेकंड कॉल है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आप मेरे पास मैसेज कर देना, उसको हम कमेंट में क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। एप्लीकेशंस रिसीव हुई 95,000 की। क्वेश्चन ने 60,000 शेयर इशू करे थे। अब जरा ध्यान से देखना, कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी को 95,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं। ध्यान से देखना इसको। अब कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए, कंपनी को 95,000 शेयर्स रिसीव हुए। इसका मतलब ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज्यादा अगर कंपनी को रिसीव होते हैं, ये जब खतरे का काम है। अगर कंपनी को फुल सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, 60,000 शेयर इशू करे, 60 के 60 रिसीव हो गए, हम इसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो सभी जर्नल एंट्री 60,000 से हो जाएंगी। अगर कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे हैं और कंपनी को अगर अंडर रिसीव हुए हैं, यानी कि 55 या 50,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं, यानी कि 60,000 से कम शेयर्स रिसीव हुए हैं, तो सारी जर्नल एंट्री अंडर सब्सक्राइब्ड अमाउंट से पास हो जाएंगी। कोई इशू नहीं है। यहां तक तो 2 केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि एग्जामिनर कभी इन 2 केसेस में क्वेश्चन देता ही नहीं है, वो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन को टारगेट करता है। तो यहां पर कितना उसको ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स रिसीव हुए 35,000 के। 60,000 की जगह कंपनी को 95,000 शेयर्स रिसीव हुए। इसका मतलब कंपनी को 35,000 शेयर्स फालतू रिसीव हुए हैं। अब यहां पर कंपनी के पास ऑप्शन क्या आता है, अगर मान लो मैं ही अपनी बात करता हूं कि अगर आप स्कूल को फीस देते हो, अगर आपके स्कूल की फीस 5,000 है और आप उस स्कूल को 6,000 की फीस देते हो, तो स्कूल के पास 1,000 का क्या ऑप्शन है, या तो वो 1,000 आपको वापस कर दे कि बेटा अगली फीस को जब आप दोगे जब ही देना, हम एडवांस नहीं लेते,
या फिर वो कुछ अमाउंट अपने पास रख ले एज अ एडवांस और कुछ अमाउंट आपको वापस कर दे। लेकिन ऐसे मूवमेंट में भी यहां पर क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा कि भाई क्वेश्चन साइलेंट हो गया सर, उसने बताया ही नहीं कि 35,000 का हमें करना क्या है, फिर हम क्या करेंगे। ऐसा क्वेश्चन साइलेंट नहीं हो सकता, उसको बताना पड़ेगा कि 35,000 का आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी के पास दो ऑप्शंस हो गए, क्या कौन कौन से, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। या तो कंपनी इस 35,000 के अमाउंट को रिफंड कर देगी, या कंपनी इस 35,000 के अमाउंट में से कुछ पैसा एक्सेस रख लेगी, या कंपनी कुछ रिफंड कर देगी और कुछ एक्सेस कर देगी। एक्सेस का मतलब होता है एडवांस रख लेना, यानी कि अगर आपने जनवरी के अंदर फरवरी की फीस जमा करा दी तो उसे हम कहेंगे एडवांस। कौन सी बात है, एडवांस सभी समझते हैं। 35,000 का डिसीजन, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा, क्वेश्चन साइलेंट बिल्कुल नहीं होगा कि सर हमें करना क्या है। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्लस अगर कंपनी फोरफीचर करती है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन तो आपने पहले भी करे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 के प्रैक्टिकल्स के अराउंड आपने पहले भी करे हैं। लेकिन सर ये वाला ड्रामा जो हम अब कर रहे हैं, ये ड्रामा हमने पहले तो नहीं करा कभी भी, ये हम अब क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है, अगर क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है प्लस अगर कंपनी उन शेयर्स को फोरफीचर करना चाहती है, तो हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक जिसको हमने एक नाम दिया, हम बात करेंगे स्टोरी वाले क्वेश्चन लाइक दैट। ठीक है, प्रोराटा तो प्रोराटा ही है, जो कंपनी एडवांस के तौर पर एडजस्ट कर रही है, हम उस केसेस को प्रोराटा कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रोराटा वाले नहीं है। यहां पर क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन को कंपनी फोरफीचर करना चाहती है, तो हमने इसको एक नया नाम दिया, कौन से क्वेश्चन, स्टोरी वाले क्वेश्चन। लाइक हमने एक नॉर्मली एक निकनेम दे दिया इसको। अब इन केसेस को हम डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। आगे बढ़े क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन हमसे कहता है कि कंपनी ने 95,000 शेयर्स रिसीव करे, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा ऑन एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000, यानी कि 80,000 शेयर्स का हमें प्रोराटा बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं बात करूंगा, अभी हम क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं। और जितनी भी ओवर सब्सक्रिप्ट, जो जितनी भी एप्लीकेशंस पर मनी रिसीव हुई है, वो सब के सब हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करनी है। इस क्वेश्चन के ऊपर लाइन ये डालेगा। अब इस लाइन के ऊपर बात सुनो, जो ये स्टोरी बनाई जाएगी, जो मैं बता रहा हूं ना स्टोरी, ये स्टोरी किसके ऊपर बनाई जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है जितना भी मनी एप्लीकेशंस पर ओवरपेड है, दैट शुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। दैट मींस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट का मतलब क्या होगा कि ये स्टोरी केवल अलॉटमेंट पर बनेगी। जो हम बताएंगे आपको स्टोरी का मतलब मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी किस पर बनेगी, अलॉटमेंट पर। अगर क्वेश्चन यहां ये आता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन में, दैट शुड बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, दैट मींस वो अलॉटमेंट पर भी वो स्टोरी बनेगी और वो कॉल्स पर भी वो स्टोरी बनेगी। समझते जाना ध्यान से। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं वो सारे केसेस और वो सारा लेवल डिस्कस करा दूंगा जिस लेवल से बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं डालेगा। यानी कि हम कवर लगभग कम से कम इस चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर लूंगा इस लैंग्वेज में। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारे पास ये है, पहले इतने एरिया तक हम कवर करते हैं क्वेश्चन को कि इतना एरिया कहां तक का डील कर रहा है। उसके बाद एक्स एक पर्सन है जिसने पैसा नहीं दिया, वाई एक इंसान है जिसने पैसा नहीं दिया, उनके शेयर्स को फोरफीचर कर लिया गया, वो बाद में गेम खेलेंगे। फिलहाल हम यहां तक करें कि इस 35,000 का ट्रीटमेंट करना क्या है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक टेबल तैयार करेंगे। 4 कॉलम्स की टेबल होगी, कोई 10-15 कॉलम्स की टेबल नहीं है, 4 कॉलम्स की टेबल को हम तैयार करेंगे। उस कॉलम्स में क्या है, उस टेबल का काम केवल इतना है कि हमें यह पता लग जाए कि इस 35,000 जो शेयर्स हमें फालतू रिसीव हुए हैं, इन 35,000 शेयर्स का करना क्या है। समझ रहे हो ना, जो भी हमें ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट रिसीव हुआ है, उस 35,000 का हमें करना क्या है, हमें यह पता लगाना है। उसलिए हमने उस टेबल को बनाया है, अदरवाइज उस टेबल का हमारे लिए कोई काम नहीं है। डन। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आपके सामने डाला जाएगा, तो आप सबसे पहले इस टेबल को तैयार करोगे। अगर ये टेबल नहीं हुई तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, डायरेक्ट जंप करने की कोशिश मत करना। डन। अब हम क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं उसके आंसर के साथ। अब फिर टेबल कैसे बनेगी, हम 4 कॉलम्स रेस करेंगे, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, बड़ा सिंपल सी टेबल, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले कॉलम का नाम होगा अप्लाइड, दूसरे कॉलम का नाम होगा अलॉटेड, तीसरे कॉलम का नाम होगा रिफंड और 4th कॉलम का नाम होगा एक्सेस। डन। ध्यान से 4 कॉलम्स मैंने बना लिए। सबसे पहले इस टेबल्स के अंदर जो मैं अमाउंट भरूंगा वो मैं बाद में फिल करूंगा,
सबसे पहले हमें इसका टोटल फिल करना है। ये रहा उसका टोटल, बड़ा सिंपल सा है। एक बार अगर इसको तसल्ली से हम समझ लें तो उसके बाद बहुत स्मूथली बेसिस पर हम इशू ऑफ शेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल फिल किया जाएगा कैसे? अप्लाइड वाले टोटल में आप डालोगे जितने शेयर्स आपको रिसीव हुए थे, और अलॉटेड वाले टोटल में जितने शेयर्स आपने इशू किए थे वो डालोगे आप। ठीक है, अप्लाइड वाले में जितने शेयर्स मैंने रिसीव किए मैंने वो डाल दिया, अलॉटेड वाले में जितने शेयर्स मैंने इशू किए मैंने वो डाल दिया। तो मुझे रिसीव कितने हुए? क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास 95,000 शेयर्स हमें रिसीव हुए, और इशू कितने हुए? 60,000 शेयर्स हमें इशू हुए। सिंपल सा टास्क कर दिया। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी हमें। हमने 95,000 शेयर्स हमें रिसीव हुए ओवर सब्सक्रिप्शन के तौर पर, वो मैंने डाल दिया अप्लाइड वाले कॉलम में। बड़ा सिंपल सा। अलॉटेड वाले में डाले जितने शेयर्स मैंने इशू करें। क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहता है कि 80,000 शेयर्स का हमें प्रोराटा बनाना है। ठीक है, तो 80,000 शेयर्स वालों को 60,000 दे दो। ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस को आप हमेशा एक्सेस में लेकर जाओगे, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए। इस डिफरेंस को कभी भी आप रिफंड की तरफ ट्रांसफर नहीं करोगे। क्वेश्चन के अंदर कई बार कंडीशन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3-4 कैटेगरी आ जाती हैं, तब भी जो भी उनका डिफरेंस आएगा दैट शुड ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड इन एक्सेस कॉलम। हमेशा ही वो एक्सेस कॉलम में ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात को पहले ध्यान से और तसल्ली से समझ लो कि हमें डालना कौन सी चीज को कहां डालना है। ये सबसे ज्यादा टास्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 80,000 शेयर्स हैं, 60,000 यहां पर है, चाहे वो डिफरेंस कोई भी आए। अच्छा, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि सर ये वाली वैल्यू ज्यादा हो सकती है या ये वाली वैल्यू कम हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो आपके क्वेश्चन माइंड के अंदर अराइज होंगे या हो रहे हैं, मैं उनका पहले ही डाउट क्लियर करता चला जा रहा हूं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो 80,000 वालों को हमने कितने दे दिए? 60,000। डन। ये कॉलम ट्रांसफर करके हमने एक्सेस कॉलम की तरफ ट्रांसफर कर दिया। डिफरेंस दैट शुड ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड इन एक्सेस कॉलम। अब इसका डिफरेंस निकालो कितना आता है। 95 में से 80 डिफरेंस माइनस करने के बाद आया मेरा 15,000। यहां से कितना आ रहा है? 0, निल। अब ये जो निल होगा ये हमारा रिफंड में ट्रांसफर हो गया। ये जो निल होगा ये हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? रिफंड के कॉलम में। निल, रिजेक्ट, रिफ्यूज, रिफंड, है ना, नेग्लेक्ट, ये सब जो नेगेटिव जो वर्ड हैं ये हमेशा रिफंड की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर मैं इसके टोटल को पहले फिल नहीं करता तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ के चल देते। मैंने इसीलिए पहले टोटल फिल करा क्योंकि दोनों साइड का टोटल बराबर होना जरूरी है। 80 + 15 95, 60 60, दैट्स इट। हम दोनों तरफ से सेफ हो गए। अगर क्वेश्चन यहां पर कई कैटेगरीज डालता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो ऐसे ही होगा। जैसे ये कैटेगरी 1 है तो कैटेगरी 2 भी बन जाएगी, ऐसे कैटेगरी 3 भी बन जाएगी। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, जो ये 80,000, 60,000, 20,000 ये जो लाइन जा रही है ना, हम इसको प्रोराटा कहते हैं। ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है, हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोराटा। रिफंड हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई शेयर्स हमारे फुल हो गए, यानी कि 10,000 वालों को 10,000 दे दिए, ये टेबल्स में आता है ना, 10,000 वालों को फुल सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो 10,000 वालों को 10,000, ये भी प्रोराटा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, इससे हमें कोई काम नहीं है। फुल सब्सक्रिप्शन से कोई काम नहीं है, रिफंड से तो कोई काम नहीं है। 80,000 वालों को 60,000 दे दी, सारा ड्रामा इसके ऊपर होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टोरी, तो जो स्टोरी, जो शब्द कनेक्ट किया जा रहा है वो इस टेबल, इस लाइन के ऊपर किया जा रहा है। ध्यान से, ठीक है। टेबल तैयार होगी हमारी। चलिए, अब जब कंपनी ने शेयर इशू किए, अब ध्यान समझना मेरी बात को, जब कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी को सबसे पहली जो किस्त रिसीव होगी, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, वो कौन सी होगी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर ही कंपनी ने पता लगा लिया कि भाई मुझे 95,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है कि कंपनी ने 95,000 शेयर जब कंपनी को रिसीव हुए, कब पता लगाया उसने? जब उसे पता लगा एप्लीकेशन तो मेरी 95,000 की आ गई। तो एप्लीकेशन के टाइम पर ही कंपनी ने यह डिसीजन ले लिया कि कंपनी को कितना पैसा वापस करना है और कितना पैसा एक्सेस यानी कि एडवांस के तौर पर रखना है। एप्लीकेशन के टाइम पर ही यह डिसीजन ले लिया उसने। जो 35,000 के शेयर्स कंपनी को फालतू रिसीव हुए थे, वो 35,000 का उसने यहां हिसाब किताब कर दिया कि 20,000 को एडवांस रख लो, एक्सेस मतलब एडवांस, और 15,000 को वापस कर दो, रिफंड कर दो। ये डिसीजन कौन से टाइम पर लिया गया है? एप्लीकेशन के टाइम पर। तो इसका मतलब रिफंड और एक्सेस का जो डिसीजन है एप्लीकेशन के टाइम पर लिया गया है। तो रिफंड और एक्सेस के कॉलम्स के अंदर जो भी अमाउंट आएगा
उसके लिए आप हमेशा कौन सी रेट का इस्तेमाल करोगे? एप्लीकेशन की रेट का इस्तेमाल करोगे। कोई भी कंडीशन ऐसी आएगी ही नहीं जहां पर आप इन कॉलम्स के अंदर अगर कोई अमाउंट आ गया तो उसके लिए कोई और रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हम अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी भी हालात में नहीं करेंगे। रिफंड और एक्सेस के लिए आप हमेशा हमेशा और हमेशा केवल और केवल एप्लीकेशन की रेट का इस्तेमाल करोगे, बस सीधी सी बात ये मानो, आप समझो, ठीक है। तो यानी कि 15,000 और 20,000 जो शेयर्स है ना, इनको रुपीस बनाने के लिए तो आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो रेट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल और केवल एप्लीकेशन की रेट का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इतना क्वेश्चन हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर्स हमारे दो तरह के होते हैं, आपको पता है, शेयर्स हमारे इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, शेयर्स हमारे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। क्वेश्चन अगर इन दैट केस 1% साइलेंट है तो आप ये अज्यूम कर लेना कि वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो क्वेश्चन हमें सामने से प्रेजेंट करेगा डिविडेंड की रेट के साथ। तो जितनी भी जगह इस क्वेश्चन के अंदर शेयर का नाम आएगा उतनी ही जगह आप उस शेयर के नाम के आगे इक्विटी का नाम जरूर लगाओगे, सो दैट वो शेयर खाली नहीं जाएगा, उसमें इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर लगाओगे। इन दैट केस अगर मैं जल्दी जल्दी में कहीं पर इक्विटी नहीं लगा रहा तो आप समझ जाना एग्जाम में इसके 2 नंबर कट जाएंगे। अगर अदरवाइज अगर आपने इक्विटी का वर्ड या प्रेफरेंस का वर्ड नहीं लगाया तो शेयर एप्लीकेशन यहां पर लिख देना इक्विटी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमारे जो शेयर्स हमें रिसीव हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले जो हमें शेयर्स रिसीव हुए वो कितने हुए? 95,000। भाई एप्लीकेशन तो 95,000 की रिसीव हुई है आपको, उसके बाद आपने डिसीजन लिया है कि वो हमें कितना रिफंड करना है और कितना हमें जो है एक्सेस यानी कि एडवांस के तौर पर रखना, उसके बाद डिसीजन लिया है। बट प्रेजेंट टाइम पर जीरो लेवल पर तो हमने 95,000 ही रिसीव करे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। तो एप्लीकेशन की रेट 95,000 95,000 इंटू रेट है हमारे पास उसकी 3.5, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 95,000 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 332500। ये लो जी एप्लीकेशन की आ गई। चलिए एप्लीकेशन के बाद ये तो हमारी रिसीव की एंट्री होगी, ठीक है। अब हम एंट्री करें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस टाइम पर 2 दुर्घटनाएं हुई थी एप्लीकेशन के टाइम पर। एक तो ये था कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही हमने डिसीजन लिया था कि हमें 15,000 शेयर्स को वापस करना है, और दूसरा एप्लीकेशन के टाइम पर ही हमने ये डिसीजन लिया था कि हमें कुछ पैसा एडवांस के तौर पर अपने पास रखना है, ठीक है, एडवांस के तौर पर हमें अपने पास रखना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब ये दोनों काम एप्लीकेशन के टाइम पर ही हुए हैं तो इन दोनों में एप्लीकेशन की ही रेट का, एप्लीकेशन के टाइम पर इनका नाम भी एप्लीकेशन की उसमें ही आएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर हमारा अमाउंट एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन के टाइम पर ही हमने कुछ पैसा वापस कर दिया। जितना, अब फिगर देखना मैं कैसे फिल कर रहा हूं, हर जगह पर ऐसे ही फिगर फिल करना। जो अमाउंट हमारा शेयर एप्लीकेशन के सामने नजर आ रहा है एज इट इज उस अमाउंट को शेयर एप्लीकेशन के सामने उतार दो बिना किसी टेंशन के। जो अमाउंट आपको शेयर एप्लीकेशन के सामने नजर आ रहा है उस अमाउंट को आप एप्लीकेशन के सामने डाल दो बिना किसी टेंशन, सोचना ही नहीं है। शेयर कैपिटल के लिए आप हमेशा एक्चुअल शेयर इनटू एक्चुअल रेट का इस्तेमाल करोगे। अब सुनो जरा एक्चुअल शेयर क्या है। कंपनी ने 95,000 शेयर्स रिसीव करे और 60,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे। कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए और 95,000 शेयर्स कंपनी ने रिसीव किए। तो इसमें इन दोनों में जो एक्चुअल शेयर हैं वो है 60,000। शेयर कैपिटल का नाम पूरे चैप्टर में जहां भी लिया जाएगा वहां आपको एक ही माइंड याद रखना है, एक ही बात याद रखनी है कि शेयर कैपिटल के अंदर जो फिगर आएगी बिना किसी टेंशन के एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट। कहीं भी फंस जाओ आप, सिर्फ इस लैंग्वेज को याद रखना कि एक्चुअल शेयर इनटू एक्चुअल रेट। उसी प्रकार से जब आप इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर करते हो तो इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर शेयर कैपिटल का नाम की जगह डिबेंचर का नाम लिया जाता है ना, शेयर लाइक डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो ऐसे ही वहां पर जहां भी डिबेंचर का नाम लिया जाएगा एक्चुअल डिबेंचर इनटू एक्चुअल रेट। अब ये एक्चुअल का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक्चुअल का मतलब होता है जिसके अंदर
किसी भी प्रकार का डिस्काउंट या किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट नहीं हुआ उस रेट के अंदर। डन। जिस रेट के अंदर, जिस भी रेट के अंदर, चाहे वो हमारी एप्लीकेशन की रेट है, चाहे वो हमारी अलॉटमेंट की रेट है, चाहे वो हमारी फर्स्ट कॉल की रेट है, चाहे वो हमारी सेकंड कॉल, कोई भी रेट है, जिस रेट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस नहीं हुआ, कोई भी डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं। आइडली इशू ऑफ शेयर्स में हमारे डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते एक्सेप्ट सर्ट इक्विटी शेयर्स, बट डिवेंचर में तो होते हैं डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू। इसलिए मैंने केवल एक एक्चुअल के वर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूं। एक्चुअल का मतलब होता है जिस रेट के अंदर ना तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस हुआ है और ना ही कोई डिस्काउंट माइनस हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी जगह आप इसके लाइक अब शेयर कैपिटल को डिस्कस करोगे, जितनी भी जगह ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चंस में आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट। अब इन दोनों के अंदर एक्चुअल शेयर कितने हैं? 60,000। ठीक है, तो हमने करा, मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 60,000 इंटू एप्लीकेशन की रेट है 3.5। इसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल है नहीं, अगर इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड होता तो हम प्रीमियम को हटा देते, फिर हम बात करते कि भाई कितने रुपए की हमारी एक्चुअल रेट है। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 60,000 इंटू 3.5, 2,10,000। क्लियर यहां तक बात? अब हम बात करते हैं इस अलॉटमेंट की फिगर के ऊपर। यहां पर आ जाओ, एक्सेस का जो पैसा है वो किस में जा रहा है? अलॉटमेंट में। सर हमने अलॉटमेंट का नाम ही क्यों लिखा? अब इसकी भी वजह सुनो। एप्लीकेशन के टाइम पर अगर एडवांस आएगा तो कौन सी कॉल का आएगा? अलॉटमेंट का ही आएगा। अगर आप जनवरी के अंदर एडवांस फीस दे रहे हो तो कौन सी मंथ की दे रहे हो? मार्च की तो दोगे नहीं, सबसे पहले तो एडजस्ट की जाएगी वो फरवरी की, उसके बाद वो मार्च की एडजस्ट की जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, यह क्वेश्चन गेम क्या खेलता है। जब भी आप एग्जाम में इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन करोगे, जब भी, आपको एक वर्ड याद रखना है, कोटा। कोटा निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे कोटा? क्या है वो कोटा? क्या है उसमें खतरा इतना बड़ा? देखो, हमें आदत पड़ी है, इस अमाउंट को उठाएंगे और क्योंकि मैंने बता दिया इन दोनों के लिए एप्लीकेशन की रेट मल्टीप्लाई करके और हम यहां डाल देंगे। ये हमें हैबिट है, शुरू से ही हैबिट है। क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं सिलेबस के अंदर जिसमें कोटे की बात होती ही नहीं है। ठीक है, कोटा की बात तो बेटा बोर्ड करता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन डाला जाता है ना एग्जामिनर के हाथों, तो थोड़ा सा भी उसने मसाला डाल दिया उस क्वेश्चन में, तभी हम बिखर जाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से लूज होते हैं। अब जो मैं बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ। क्या मैंने क्या बोला? पहले कोटा। जब भी आप इस टेबल को बनाओगे सबसे पहले आप एक टास्क पूरा करोगे कोटा का। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा सा 1 मिनट का काम लेना है आपको। क्या लेना है? वो लेना ये है कि भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फीस की बात करता हूं, मेरी फीस 2,000 है और आपने मुझे एडवांस दे दिया, तो एडवांस की भी तो कोई लिमिट होगी कि अगली मंथ में वो कितना तक अमाउंट एडजस्ट होगा। मेरी फीस 2,000 है, या फॉर एग्जांपल मैं 1,500 की बात करता हूं, 1500 फ्रैक्शन बनाते हैं, 1500 मेरी फीस है, आपने मुझे 2,500 रुपए दे दिए एडवांस, सॉरी टोटल फीस आपने मुझे 2,500 रुपए दे दी, 1,500 मेरी फीस है। अगले मंथ में कितना एडजस्ट हो जाएगा? वो 1,000। अगले मंथ में कितना एडजस्ट होगा? 1,000। अगर आपने मुझे फीस दे दी 4,000, फिर अगले मंथ में कितना एडजस्ट? सारा एडजस्ट हो जाएगा अगले मंथ में। भाई 2,500 रुपए आपने मुझे एडवांस दिया है और फीस तो मेरी केवल 1,500 है, तो इसका मतलब वो उस मंथ को भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। तो ये पता कैसे लगेगा सर कि हमारा ये कोटा पूरा हो चुका है या नहीं हुआ? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, कैसे हमें पता लगेगा कि वो अगली किस्त, अगली इंस्टॉलमेंट का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है? ऐसा थोड़ी नहीं जितना आया वो उस बाल्टी में, उस बकेट में हमने सारा डाल दिया, इसी में ही समा जाएगा। भाई उसकी भी तो एक लिमिट होगी। तो कोटे का मतलब उस लिमिट को निकालने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो लिमिट कितनी है उस क्वेश्चन की, उस रेट की, उस इंस्टॉलमेंट की। हमें नहीं देखा, मैंने क्या बोला कि सर एप्लीकेशन पर हमें 80,000 एक्सेस मिला, 60,000 हमने, 20,000 हमने एक्सेस रख दिया, 20,000 हमने लाइक एडवांस कर दिया, हमने सारा पैसा आंख बंद करके अलॉटमेंट में डाल दिया। आइडली ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसलिए हमने सारा पैसा अलॉटमेंट डाल दिया। क्या हमने ये सोचा कि क्या ये सारा पैसा अलॉटमेंट में आ सकता है, या अगर ये अलॉटमेंट क्रॉस कर गया फिर क्या इतना पैसा अगर हमें फालतू रिसीव हो गया, एज्यूम करो कि सर उसने अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर दिया, तो हम वो क्रॉसिंग कैसे पता लगाएंगे? हर क्वेश्चन के अंदर जब भी आप बोर्ड में बैठोगे और जब आप इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन को टच करोगे, तो सबसे पहला आपका टास्क ये है,
जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो रेट प्लस करोगे, देखोगे कि क्या वो प्लस माइनस ठीक बैठ रहा है। जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले आप इसमें कोटे की बात करोगे, ठीक है। अब लिमिट देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया एक्सेस आया हमारे पास 20,000 इंटू 3.5, 70,000 रुपए हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन जब चुप होता है ना तो वो शांत नहीं बैठता, उसकी चुप्पी में बहुत ज्यादा लहरें होती हैं, वो कुछ भी तबाही मचा सकता है। अगर वो शांत भी है, कभी कभी हमें लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सर बहुत बहुत काफी इजी आ गया, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। वो इजी नहीं है बेटा, इजी नहीं है वो। अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा तूफान बसे हुए हैं, लेकिन हम तो ऐसा ऊपर 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 से झाड़ू मार के चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैंने बोला ना, क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, आपको केवल ये मेरे बताए हुए स्टेप्स पूरे करने हैं, अपने आप टास्क पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया रिफंड और एक्सेस के लिए आप हमेशा कौन सी कॉल रेट का इस्तेमाल करोगे, एप्लीकेशन की रेट का। मैंने 20,000 इंटू 3.5 70,000 मैंने डाल दिया। मेरी लैंग्वेज के मुताबिक, आपकी लैंग्वेज के मुताबिक, नॉर्मल सी लैंग्वेज के मुताबिक, अगर एप्लीकेशन के टाइम पर एडवांस रिसीव हुआ है तो अलॉटमेंट का ही होना भी चाहिए। चलो 70,000। अब मैंने भी क्या बताया कि हमें ये कैसे पता लगे कि वो अलॉटमेंट में सारा पैसा सही आ जाएगा या ये और भी कहीं आगे ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप अलॉटेड शेयर को जिस का कोटा आप निकाल रहे हो, चाहे आप फर्स्ट कॉल का निकाल रहे हो, चाहे आप सेकंड कॉल का निकाल रहे हो, चाहे आप अलॉटमेंट का निकाल रहे हो, जिसका भी निकाल रहे हो उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अपने आप लिमिट बाहर आ जाएगी निकल कर। अलॉटमेंट की रेट है हमारे पास 5.5। अब यहां इस 5.5 के अंदर 3 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है। बच्चे के अंदर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि सर इस प्रीमियम को कंसीडर करें या ना करें, प्रीमियम लें या ना लें, या ना लें। ये कंफ्यूजन उसके अंदर हमेशा बनी रहेगी, हर क्वेश्चन पर बनती है, हर स्टेप पर बनती है। तो एक बात जरा ध्यान से समझ लो, 99% जगह ऐसी है जिसके अंदर आप प्रीमियम के साथ ही रेट मल्टीप्लाई करोगे। अगर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, किसी भी रेट के अंदर अगर प्रीमियम इंक्लूड है, आंख बंद करके प्रीमियम से मल्टीप्लाई, उसके साथ प्रीमियम को उसमें इंक्लूड रहने दो, उसको प्रीमियम को इंक्लूड रहने दो, आपको प्रीमियम को उससे अलग नहीं करना। ये बात समझ लो तसल्ली से, ठीक है। जिस भी रेट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, 99% जगह ऐसी है जहां पर आपको प्रीमियम के साथ रेट को मल्टीप्लाई करना है। अब वो 1% जगह कौन सी है, वो ये है एक्चुअल शेयर, एक्चुअल रेट। एक्चुअल वो होता है, मैंने भी बताया, जिसके अंदर किसी प्रकार का सिक्योरिटी प्रीमियम, किसी प्रकार का डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ या प्लस नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेट्रा। डन। इसका मतलब बाकी सर एक जगह ऐसी है, यानी कि शेयर कैपिटल, जहां पर रेट में से प्रीमियम को हटा दिया जाएगा। उसके अलावा जहां पर भी आप रेट को मल्टीप्लाई करोगे, बिना किसी टेंशन के आप उसे विद प्रीमियम के साथ करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया, अलॉटमेंट के जब मैं कोटा निकाल रहा हूं, अलॉटमेंट का जब मैंने कोटा निकाला 60,000 इंटू अलॉटमेंट की रेट से मैंने मल्टीप्लाई करा, 60,000 इंटू 5.5, मेरा आ गया वैल्यू 3,30,000। कितनी वैल्यू आ गई, 3,30,000। इसका मतलब ये हुआ, ये कोटे की फिगर है, ये है लिमिट इसकी। हमारे पास जितना भी एक्सेस आया है वो 3,30,000 रुपए तक अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। 70,000 आया, इसमें कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3,30,000 तक इसमें जगह है, 3,30,000 तक जितना भी एक्सेस बनेगा वो सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये 3,30,000 क्रॉस कर गया तब वो अलॉटमेंट क्रॉस करके कॉल में चला जाएगा। जैसे मैं एक इमेजिनरी फिगर पर बात कर रहा हूं, मान लो हमारे पास 3,50,000 एक्सेस का अमाउंट आता है, ठीक है। जो भी अमाउंट इमेजिनरी फिगर में, मान लो 70,000 ना आकर 3,50,000 आ गया, आप क्या करोगे, सारा 3,50,000 उठाकर यहां अलॉटमेंट डाल दोगे। यही एग्जामिनर पूरे क्वेश्चन को उड़ा देगा 2 मिनट के अंदर। वो इसी को चेक करना चाह रहा था और वही चीज आपने गलत कर दी, तो बचा क्या क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो मैंने निकाला 3,30,000 अलॉटमेंट का कोटा निकाल के देखा, और हमें देखा कि सर एक्सेस आ रहा 3,50,000। कोई घबराने की बात नहीं है, 2 शेयर अलॉटमेंट में डालेंगे 3,30,000, और जो 20,000 जो फालतू बच रहा है वो हम अगली कॉल के लिए ट्रांसफर कर देंगे, और वो कॉल होगी हमारी फर्स्ट कॉल, वो कॉल होगी हमारी फर्स्ट कॉल। अब ऐसा भी कंडीशन आया सर फर्स्ट कॉल भी कवर हो गई, फिर तो सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल भी कवर हो गई, फिर उसे हम वापस कर देंगे टू बैंक के नाम से।
तो टू बैंक में आपकी दो फिगर चली जाएंगी, एक तो ये वाली फिगर भी बैंक में जा रही है यहां पर, और प्लस एक वो फिगर जो एक्सेस बच रही है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को कवर करने के बाद। ये याद रखना बस, इसे कहते हैं हम कोटा। जब इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है ना तो लगता नहीं है, उसमें बड़े तूफान होते हैं, वो तूफान यही होता है, वो छोटा सा माइनर सा टास्क। मैं कह रहा हूं सेकंडों का काम है बस, केवल आपको ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, देखो इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, केवल आपको 10 सेकंड के लिए इसको मल्टीप्लाई करके अपना जो है ना टेंशन दूर करनी है, एक जो हमारे अंदर जो भ्रम है वो दूर करना है, कंफ्यूजन दूर करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि अलॉटमेंट क्रॉस करेगा तो इतनी देर में तुम सोच रहे हो, इतनी देर मल्टीप्लाई करके टेंशन खत्म करो। हमने मल्टीप्लाई करके देखा 3,30,000, ओहो सोए थे हम पूरी तरह से, कोई टेंशन नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने अब डिस्कस क्या किया, ये हमने यहां से हटा दिया, ठीक है। चलिए 20,000 इंटू 3.5, 70,000 हमने कहां डाल दिया, अलॉटमेंट में, ठीक है। और 15,000 इंटू 3.5, अगेन वही रिफंड और एक्सेस दोनों के लिए आप एप्लीकेशन का रेट का इस्तेमाल करोगे। ये आ गया हमारा 52,500, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पूरी। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट के लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट की रेट कितनी है 5.5 और सिक्योरिटी प्रीमियम की 3 और एक्चुअल रेट कितनी है 2.5 इंटू, अब देखो आपको 95,000 शेयर रिसीव हुए, 95,000 में से ये रहा 20,000 का हिसाब किताब यहां कर दिया, 15,000 का हिसाब किताब यहां कर दिया, बराबर सबको कर दिया हिसाब किताब बराबर। अब आपके पास घूम फिर के कितने पैसे रह गए, कितने शेयर्स रह गए 60,000। तो 60,000 इंटू 5.5 इंटू 3 और इंटू 2.5, ये आ गई आपकी वैल्यू 1,80,000, ये आ गई आपकी वैल्यू 1,50,000 और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 3,30,000। 60,000 इंटू 5.5 दैट्स इट, डन। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक वाली एंट्री के ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले जितनी एंट्री आपको आती है उतनी एंट्री करो, जो नहीं आती वो हम समझने की कोशिश करेंगे। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो आती है ही। अब इस दौरान यहां पर अलॉटमेंट के टाइम पर हमारे पास दो प्रकार के एक्सीडेंट हुए हैं। एक एक्सीडेंट ऐसा है जिसमें सर अलॉटमेंट का पैसा कुछ एडवांस भी मिला था एप्लीकेशन के टाइम पर। जब आप मुझे अगले मंथ में जब पैसे दोगे फीस के, तो ये तो कहोगे ना सर हमने 1,000 आपको एडवांस पहले दे दिया था और अब आपकी 500 रुपए फीस और रह जाती है, वो ले लो आप। तो उसी प्रकार से हम यहां पर करते हैं, उसी प्रकार से हम यहां पर करते हैं। मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना उस फ्लो चार्ट को। हम बात कर रहे हैं कॉल्स के बारे में, ध्यान से देखो। कॉल्स हमारे पास दो प्रकार की कॉल्स होती है, एक होता है कॉल्स इन एडवांस और एक होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। एक 1 मार्क में एमसीक्यू तो जरूर बनता है कि कॉल्स इन एडवांस की जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी लगती है 12% और कॉल्स इन एरियर पर लगती है 10%। अगर 12 और 10% को समझने में कंफ्यूजन होती है कि सर अगर हमने इनको रिवर्स कर दिया फिर हम कैसे करेंगे, 10% 12% को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, लाइक इसको ऐसे कर दिया इसको, तो हम कैसे याद करेंगे। बड़ा सिंपल सा टास्क है। देखो अगर कंपनी को एडवांस रिसीव होगा तो कंपनी ज्यादा ब्याज देगी, और कंपनी को अगर पैसा रिसीव नहीं होगा तो वो कम ब्याज लगाएगी और आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेगी। भाई हम ज्यादा ब्याज नहीं लगा रहे, कम लगा रहे हैं, फिलहाल तो पैसे दे दो। तो वो ब्याज का आपके ऊपर इंटरेस्ट का वर्कलोड ज्यादा नहीं करेगी। इस प्रकार से कॉल्स के दो हमारे रेट होते हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। चलिए अब हम इनके जेंडर की बात करते हैं, जो इनका ओरिजिनल जो शक्ल है वो कैसी है। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होगी, डेबिट। सबसे पहली जब आप इस इंसान से मुलाकात करोगे कॉल्स इन एरियर से, तो ये डेबिट होके आपको डेबिट में शक्ल इसकी नजर आएगी। और कॉल्स इन एडवांस से जब आप मुलाकात करोगे तो ये क्रेडिट में नजर आएगी आपको। सबसे पहली मुलाकात देखो हमने कॉल्स इन एडवांस के लिए हिसाब से, एडवांस से तो पैसा रिसीव हुआ है अलॉटमेंट का एडवांस रिसीव हुआ ना, क्या हो रहा है क्रेडिट। सबसे पहली मुलाकात क्या हो गई है, ये क्रेडिट। सबसे पहली मुलाकात में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। उसी प्रकार से अगर जब हम एरियर से मुलाकात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे डेबिट। जब इन दोनों को एडजस्ट किया जाएगा तब इनका जेंडर चेंज हो जाएगा।
इश्यू ऑफ शेयर के अंदर और इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर एक बड़ी साधारण सी बात समझ लो आप लोग, कि जब भी किसी अमाउंट से दोबारा मुलाकात करोगे कि भाई यही अमाउंट एडजस्ट करना है सर, यही वाला अमाउंट, तो वो अमाउंट का जेंडर चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज हो जाता है? क्रेडिट अगर वो है ऑलरेडी तो वो क्या बन जाएगा? डेबिट। अगर वो ऑलरेडी डेबिट है तो वो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। जब उससे दोबारा मुलाकात करी जाएगी, फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम तो इनका जो जेन्युइन नेचर होगा, जो ओरिजिनल नेचर होगा, वही कंसीडर किया जाएगा। डन। मैंने क्या कर दिया? यहां क्रेडिट कर दिया। अब जब इस इंसान से मैं दोबारा मुलाकात करूंगा कि भाई मुझे 3,30,000 लेने हैं, जिसमें से सर हमने 70,000 ऑलरेडी इससे एडवांस ले रखे हैं, माइनस करने के बाद लेंगे, तो इसका मतलब अब इस एडवांस को मैं क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। यहां पर क्या कर दूंगा मैं? इसको डेबिट। जब इसी वर्ड से दोबारा मुलाकात की जाएगी तो इसका जेंडर चेंज हो जाएगा। अब जेंडर क्या है इसका? क्रेडिट। और जब जेंडर क्या बन जाएगा इसका? डेबिट। कॉल्स इन एरियर का जेंडर क्या होता है? डेबिट होना। चलो यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चन के ऊपर। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब स्टोरी वाले क्वेश्चंस का पड़ाव अब शुरू होता है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो भी मनी ओवरपेड हुई है एप्लीकेशन पर, वो हमारी एडजस्ट कर दी जाएगी अलॉटमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये स्टोरी किसके ऊपर बनेगी? अलॉटमेंट के ऊपर। यहां बच्चे के अंदर इनकी मतलब उनकी धरती हिलनी शुरू होती है, यहां उनका परेशान होना शुरू होता है, सर अब यहां कैसे कैसे करें? बड़ा सिंपल सा रास्ता है, आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। सुनो, एक्स टू हुम 1500 शेयर्स। एक्स एक ऐसा इंसान है जिसको 1500 शेयर अलॉटेड है। अब ध्यान से समझना जरा, हमारे पास दो प्रकार के यहां पर गिवन होंगे वर्ड्स। एक तो गिवन होगा अलॉटेड का और एक गिवन होगा अप्लाइड का। सुनो जरा ध्यान से, एक गिवन होगा हमारे पास दो प्रकार के नाम होंगे, एक होगा हमारे पास अलॉटेड और एक होगा अप्लाइड। ठीक है? या तो क्वेश्चन इनके नाम हमें सामने से दे दे, जैसे उसने बोल दिया एक्स टू हुम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड, या तो उसने आराम से वो प्यार से हमें अलॉटेड या अप्लाइड का जो नेम है वो दे दे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है इसके बारे में, अप्लाइड और अलॉटेड के बारे में, तो हम उसे क्या मानेंगे? अलॉटेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द अलॉटेड एंड अप्लाइड, देन यू विल ऑलवेज बी अज्यूम दैट दीज शेयर्स वर अलॉटेड। वो अलॉटेड शेयर्स को ये आप ये मानोगे। यह बात याद रखना, ये बहुत मैं बातें बता रहा हूं जो समझने वाली हैं, जहां पर क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। अगर इसमें से मैं एक्स टू हूं 1500 शेयर्स वर अलॉटेड, अगर अलॉटेड के वर्ड को मैं हटा देता हूं, मिटा देता हूं, या क्वेश्चन में है ही नहीं, तो भी हम 1500 शेयर्स को क्या मानेंगे? अलॉटेड शेयर्स मानेंगे। बट अप्लाइड के लिए वो हमेशा हमेशा और हमेशा बोलेगा, बोलता रहेगा, वो बोलता रहेगा, वो बोलता रहेगा आराम से। ठीक है, चलिए ये टास्क पूरा हुआ, आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक चीजें हैं जो नोट करते जाना ध्यान से कि कौन सी चीजों को मैं क्या कर रहा हूं। कोई भी डाउट होता है, डाउट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्स टू हुम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स, और उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी, उसके शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद। पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते जब पढ़ने के लिए आए हैं तो। वाई एक ऐसा इंसान है जिसको 2400 शेयर्स थे, फेल टू पे 2 कॉल्स, यानी कि दोनों कॉल मनी नहीं दी उसने। अब 2400 शेयर्स के नाम के आगे कोई वर्ड नहीं लगाया सर, हम अप्लाइड माने अलॉटेड माने, तो हम क्या मानेंगे उसको? हमेशा अलॉटेड। क्लियर? ध्यान से चलिए। उसके बाद 3000 शेयर को रीइश्यू कर दिया गया, वो बात की बात है, वो बाद में काम करेंगे। जितना जितना हमें जरूरत है उतनी उतनी हम बात करें, बात की चीजें को बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम स्टोरी बनाते हैं, अब हम स्टोरी के ऊपर गेम खेलते हैं। स्टोरी हम कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका, पहले हम एक्स को पकड़ेंगे। देखो 1 2 3 जितने भी शेयर होल्डर होते हैं जिनका पैसा नहीं आया, यहां पर एक्स का नहीं आया और वाई का नहीं आया, तो आपको कभी भी पहले तो ये गलती मत करो कि इनको मर्ज कर दो आपस में, कि टोटल एक ही जनरल एंट्री बना दो आप क्वेश्चन के अंदर फॉरफीचर की। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी, चाहे क्वेश्चन कितना ही सिंपल से सिंपल आ जाए, फिर भी अगर 2 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया तो दोनों के फॉरफीचर की एंट्री अलग अलग पास करो, जैसे हम करते आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल से सिंपल भी है ना, तब भी आपको यही टास्क अपनाना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्री दोनों ही शेयर होल्डर्स की अलग अलग करनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ें। अब हम स्टोरी की बात करते हैं। क्वेश्चन के थीम के मुताबिक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्स एक ऐसा इंसान है जिसके पास 1500 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी।
मैंने बता दिया ना आपको, स्टोरी वाले क्वेश्चन का जन्म कब होगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, सर पहली टास्क तो इसने पूरा कर लिया, प्लस वो 4 फीचर भी हो, तो 4 फीचर कर रहा है, ठीक है। अब ये अलॉटेड नजर आ रहे हैं आपको, तो मैं इसको अलॉटेड वाली कॉलम में रख दूंगा, यहाँ पर अलॉटेड वाली में कैटेगरी में रख दिया मैंने, कुछ नहीं करना। ये टेबल हमें अपने आप आंसर निकाल के देगी, अपने आप निकाल के देगी। 1500 शेयर अलॉटेड थे, ये अलॉटेड थे तो मैंने अलॉटेड के लाइन में रख दिया, अगर ये अप्लाइड होते तो मैं इनको अप्लाइड के लाइन में रख देता, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन्होंने इस टेबल के अंदर जगह मिली है तो जाहिर सी बात है यहाँ अप्लाइड भी चाहिए होगा और यहाँ एक्सेस भी चाहिए होगा, या तो ये बाहरी हिसाब किताब बराबर कर लेते जैसे पहले हम करते आ रहे हैं आज तक, है ना। आज से हम पहले कैसे करते थे क्वेश्चंस को, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, पैसे नहीं आए, कॉल सिनेरियो बनाई, आगे बढ़ गई। बट वहां पर स्टोरी वाले क्वेश्चंस का ड्रामा नहीं होता था, लेकिन यहाँ स्टोरी वाले क्वेश्चंस का ड्रामा है, तो इसीलिए हमने इनको कहां पर स्पेस दिया, अलॉटेड वाली कॉलम में, क्योंकि अलॉटेड शेयर है तो मैंने अलॉटेड में रख दिया। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड, फिर हमें एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये 2 टास्क और पूरे करने, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर देखना आप। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर फुल सब्सक्रिप्शन वाला कैटेगरी आएगी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, रिफंड वाली कैटेगरी आएगी तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर अलॉटेड इनके ऊपर निकलेगा, मतलब अप्लाइड वाला जो अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं वो इस कैटेगरी के ऊपर निकाल रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि सर कई बार क्वेश्चन में कैटेगरी दे देता है वो, यानी कि 80,000 वालों को 60,000 एक कैटेगरी होगी, 10,000 वालों को 4,000 दूसरी कैटेगरी होगी। अगर इस तरह का केस आ गया, फिर हम अलॉट अप्लाइड कौन से अमाउंट पर निकालेंगे, कौन सी कैटेगरी पर निकालेंगे, तो क्वेश्चन यहां पर 100% चांसेस है, चांस नहीं 100% वो बोलेगा कि आपको ये कौन सी कैटेगरी के ऊपर से जाकर आपको अप्लाइड और अलॉटेड के ये गेम खेलना है, वो क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। आराम से, घबराना नहीं है। जिसके भी अप्लाइड अलॉटेड निकालने हो उसको यहां लेकर आओ, यहां ले आओ उसको, वो अपने आप ये टेबल निकाल कर देगी। देखो अब अलॉटेड के नीचे अलॉटेड नजर आ रहे हैं, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड, साइड में ये हो गया, वही टेबल मैंने बना दी। 60,000 के नीचे 1500 और 80,000 हमारे साइड में चली गई, बन गई फ्रैक्शन, बन गई फ्रैक्शन बनानी है मुझे ये, है ना। अलॉटेड के नीचे अलॉटेड, जो बचा साइड में चला गया। अगर इन दैट केस अप्लाइड होता, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड, जो बचा साइड में चला गया। फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, 80,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 1500, दैट मीन्स ये आ गए आपके 2000 शेयर्स अप्लाइड। कौन से शेयर्स आ गए ये, 2000 शेयर्स अप्लाइड। चलो जी, जब ये मिल गए तो इनको इनके घर में पहुंचाते हैं, हमने यहां पहुंचा दिया 2000 को, पहुंचा दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी वर्ड्स को, मैं क्या बात कर रहा हूं। 2000 अप्लाइड थे, 1500 अलॉटेड है, 500 एक्सेस हो गए, एक्सेस हो गए ना। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो भी डिफरेंस होता है आपको हमेशा एक्सेस की तरफ लेकर जाना है, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है। मैं लेकर चला गया। अच्छा 500 एक्सेस मिल गई, सबसे पहला काम करना है सर इसे क्रॉस कर दो। इसका अब कोई काम नहीं है, इसका जन्म केवल इसीलिए हुआ था कि ये हमें एक्सेस दे सके, इसने हमें एक्सेस दे दिया, इसको जान से मार दो। अगर ये जान से नहीं मारा गया ना तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर ग्रहण बन जाएगा ये वर्ड अप्लाइड वाला, क्योंकि बार 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 आपके माइंड के अंदर एक ही क्वेश्चन अराइज होगा कि सर जब हम फोरफीचर करेंगे तो कौन से शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 या 1500, 2000 या 1500, हमेशा होगा ये, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही ये खत्म कर दिया, डन। अगर मैं इसको रफ भी कर देता हूं तो रफ भी कर दूं, यहां काटने का मतलब रफ ही होता है, ऐसा नहीं है मैंने इसको काट दिया फिर मैंने जिंदा भी कर दिया, जिंदा नहीं करूंगा मैं दोबारा इसको, एक बार खत्म तो खत्म। मतलब अब हमारे पास केवल एक ही शेयर रह गए, वो है 1500, वो शेयर्स हमारे पास रह गए। अब सारा काम फोरफीचर होगा तो इनसे होगा, रीइश्यू होंगे तो भी देखेंगे क्या करना है, ठीक है बेटा। ये हमारे 2000 शेयर्स का अप्लाइड आ गए। अब चलो हम टास्क पूरा करते हैं। हमारे पास अलॉटमेंट की मनी कितनी नहीं आई, 1500। अलॉटमेंट में जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 1500 इंटू 5.5, देखो मैंने करा ना प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई, है ना। तो 1500 इंटू 5.5 अलॉटमेंट की रेट है मेरे पास 8250, जो पैसा मुझे नहीं मिला, जिसमें से 500 इंटू एप्लीकेशन की रेट, मैंने बोला था ना इन दोनों कॉलम्स के अंदर जो भी रेट, जो भी अमाउंट एक बार एंटर कर गया उसके लिए केवल एक ही समाधान है, वो एक ही रास्ते से होकर निकलेगा, और वो रास्ता है उसके साथ एप्लीकेशन की रेट मल्टीप्लाई करोगे, जब भी वो उसका पासवर्ड खुलेगा कमरे का, जब भी वो बाहर घर से बाहर जा सकता है, अदरवाइज वो घर से बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है, तो उसका पासवर्ड है केवल अप्लाइड और सॉरी रिफंड और एक्सेस की रूम में एंटर करते ही केवल एक ही पासवर्ड लगाना है उसे, वो है एप्लीकेशन की रेट। तो 500 इंटू 3.5, 500 इंटू 3.5 1750 माइनस करने के बाद फाइनली आपको जो अलॉटमेंट पर जो पैसा नहीं मिला वो नहीं मिले 6500 रुपए। इसका वर्किंग नोट अपनी भाषा में बना लेना। अब जरा सुनो ये क्या है, हमें 8250 रुपए रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पर। आज से बचपन से हम इतना काम करते आ रहे थे, जिसमें जो 8250 हमें रिसीव नहीं हुए उसमें से ऑलरेडी हमें 1750 एज एडवांस रिसीव हो चुके हैं। फाइनली हमें 6500 रुपए रिसीव नहीं हुए। इस 500 रुपए के एक्सेस की ये परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है कि जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उस पैसे में ऑलरेडी इतना अमाउंट रिसीव हमें हो चुका है, फाइनली 6500 रुपए रिसीव नहीं हुए, बस इसे कहते हैं स्टोरी। उसके अलावा कोई टास्क पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस एंट्री के ऊपर आएंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और ये तो हमने पहले जो हमने बनाते आ रहे हैं हमने वो बना ली। मैं 1 मिनट थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, टू शेयर अलॉटमेंट डन। अब इसमें 2 एक्सीडेंट हुए थे ना, क्या? पहला तो सर कॉल्स इन एरियर का, ये रहा कॉल्स इन एरियर हमारा 6500 का। कॉल्स इन एरियर का जेंडर मैंने क्या बताया, थोड़ी देर पहले फ्लो चार्ट बनाया था मैंने, डेबिट होगा। ये लो जी, कॉल्स इन एरियर क्या होगा मेरा, डेबिट। और एक और था कॉल्स इन एडवांस, डेबिट। अच्छा, इसके यहां पर हमारे पास 2 टास्क होते हैं, चाहो तो आप इसको कॉल्स इन एडवांस के तौर पर डेबिट कर दो, और चाहो तो आप यहां माइनस करके डायरेक्टली माइनस करके दिखा सकते हो अलॉटमेंट में, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री के अंदर हम रेट का इस्तेमाल, कॉल का इस्तेमाल नहीं करते। अलॉटमेंट के लिए हम कॉल के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है इसके लिए हम कॉल के वर्ड का यूज नहीं करते। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, चाहो तो आप माइनस कर सकते हो। डन। अब इसमें फिगर भरो, कितने बड़ा सावधानी से देखो, जो शेयर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट है वही हमारा शेयर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट आ गया। आ गया ना, बड़ा सिंपल सा है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जो शेयर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट वो मैंने यहां डाल दिया, जितना एरियर था 6500 रुपए का वो मैंने एरियर के सामने डाल दिया, ये रहा मेरा एरियर। जितना मुझे एडवांस रिसीव हुआ वो मैंने यहां पर डाल दिया। इन दोनों को, इसमें से ये फिगर, दोनों फिगर माइनस करके बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर पहुंचा दो बिना किसी टेंशन के। 3,30,000 माइनस 70,000 माइनस 6,500, ये वैल्यू आ गई आपकी 253,500। आंसर एक बार हम क्रॉस चेक करें, डन, बिल्कुल सही बात है। कैश रिसीव ऑन अलॉटमेंट 253,500। अच्छा, इसके लिए आप यहां पर छोटा सा 1 लगा देना, वर्किंग नोट नंबर 1। इसका मतलब होता है कि जब एग्जामिनर देखेगा ना 253,500 कहां से आया, तो वो 1 पे का मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएगा और चेक करेगा कि हाँ ये सारी फिगर बच्चे ने अपने आप क्लियर, इसका मतलब इस बच्चे ने नकल नहीं मारी, आपको को पूरे नंबर देगा वो। यहां तक बात क्लियर हो गई। नरेशन साथ रखना सबके साथ, नरेशन हर जर्नल एंट्री के पास में साथ आप खुद रखोगे। ये है हमारा अलॉटमेंट तक का एरिया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए। ठीक है, अब सुनो, एंट्री पास हो गई, अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए। तो क्या जर्नल एंट्री बनाओगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जो कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर होता है ना, उस एंट्री का कॉल्स इन एडवांस और एरियर की जो इफेक्ट है वो कभी भी ड्यू की एंट्री पर कभी नहीं आता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक्चुअली हमें किसी राम से 50,000 रुपए लेने हैं, है ना, बड़ा सिंपल सा देखना, मुझे राम से 50,000 रुपए लेने हैं। राम मुझे 50,000 की जगह 60,000 देगा, 40,000 देगा, वो राम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ड्यू तो उतना ही रहेगा। तो कभी भी ड्यू की एंट्री पर कोई परेशानी नहीं आएगी, जितना का है उतना ड्यू करेंगे हम। ठीक है, 60,000 इंटू फर्स्ट कॉल की रेट है हमारे पास 2 रुपए की। चलो जी, ये वैल्यू आ गई आपकी 1,20,000। कोई टेंशन नहीं है सर। अब हम बात करें बैंक की एंट्री के बारे में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने आपको क्या बताया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर की एंट्री को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, जिस प्रकार हम उसमें शॉकेट में प्लग लगाते हैं बाद में। पहले जेन्युइन जो एंट्री है वो एंट्री पास कर लो। वो एंट्री है मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब क्या था, ये तो भाई देखो ये तो कॉमन एंट्री है, ये तो क्या है हमारी कॉमन एंट्री है। इस एंट्री के अंदर तो जितने 10-20 लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा तो वो सारा ही पैसा एडजस्ट किया जाएगा। ये तो एक हमारी कवरिंग एंट्री। ठीक है,
तो हमारा सीन क्या था इस एंट्री के लिए, एडवांस था या एरियर था, एरियर, कि सर राम एक्स जो पर्सन था उसने भी पैसा नहीं दिया था दोनों कॉल का, सॉरी फर्स्ट कॉल का, और जो वाई था 2400 शेयर्स का उसने भी दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एक्स और वाई दोनों ही ऐसे इंसान है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर, मैंने क्या बताया इसका जेंडर क्या होता है हमेशा, डेबिट। अब फर्स्ट कॉल के सामने जितना अमाउंट है 1,20,000 वो मैंने फर्स्ट कॉल के सामने डाल दिया, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब हम बात करें इसके बारे में, जब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आया था तो दो लोगों ने पैसा नहीं दिया था, है ना, कॉल्स इन एरियर का पैसा दो लोगों ने नहीं दिया, बस किसने, एक तो एक्स ने और एक वाई ने। एक्स ने कितना नहीं दिया, अब देखो फिर वही कंफ्यूजन बनी ना, एक्स ने कितना पैसा नहीं दिया, सर 2000 लेंगे या 1500 लेंगे, हमारे पास शेयर ही मैंने एक ही छोड़े, एक तो मैंने खत्म कर दिया, तो 1500, तो यानी कि 1500 इंटू 2, एक्स ने तो नहीं दिए 3000, और 2400 इंटू 2 4800 नहीं दिए वाई ने। अब जरा एक बात ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन पे एक बार जरा ध्यान से देखो कि वाई एक ऐसा होल्डर है जिसमें 2400 शेयर थे, उसने दोनों कॉल मनी नहीं दी। इन दैट केस अगर क्वेश्चन के अंदर 24, अब तो क्वेश्चन साइलेंट है, और साइलेंट में मैंने आपको बता दिया था कि अप्लाइड और अलॉटेड दोनों के लिए अगर क्वेश्चन दोनों में से कोई वर्ड नहीं दे रहा तो हम उसके लिए क्या मानते हैं, अलॉटेड वर्ड मानते हैं, ऐसे मानते हैं ना। अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो, अलॉटेड दे दिया तो हम चारों तरफ से सेफ हैं। लेकिन अब ये 2400 शेयर्स नजर आ रहे हैं आपको, अगर क्वेश्चन यहां पर अप्लाइड शेयर दे देता फिर भी आपको अलॉटेड शेयर निकालकर उससे काम करना पड़ता, क्योंकि ध्यान से देखो मैंने एक्स के लिए 1500 इंटू 2 करा है, मैं चाहता तो 2000 इंटू 2 भी कर सकता था, जो कि हमारे उसमें है ही नहीं कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब एक बात बड़ी सावधानी समझ लो, अप्लाइड शेयर को कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, अप्लाइड शेयर का काम केवल इतना है कि उसे हमारा एक्सेस निकाल कर देना है और उसकी वही डेथ हो जाएगी, पहली बात डन अप्लाइड शेयर्स की। और अप्लाइड अलॉटेड का जो गेम है ये उसी के साथ खेला जाएगा जिसके साथ क्वेश्चन एडजस्ट करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि सर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो, तो स्टोरी हमने अलॉटमेंट के ऊपर बनाई। अगर क्वेश्चन बोलता अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो वही स्टोरी 2400 अलॉटेड, फिर हम इसके अप्लाइड निकालते, फिर हम एक्सेस निकालते, फिर वो ड्रामा दोबारा से हम कॉल्स के लिए भी यूज करते, यहां डायरेक्ट चलेगा। मेरा कहने का यहां पर मतलब ये है कि अगर 2400 शेयर्स अलॉटेड ना होकर अप्लाइड होते तो आप इनके अलॉटेड निकालते, फॉर एग्जांपल इनके अलॉटेड 2000 आ जाते, तो अब 2000 से यहां काम करते, 2400 से काम नहीं करते, अप्लाइड को कहीं मल्टीप्लाई नहीं करते। डन। हमारे पास टोटल मिलाकर इन दोनों का 7800 रुपए जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, वो मैंने 7800 रुपए यहां डाल दिया, 1,12,200 रुपए हमारा बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ गया। कैसे आता है, इसमें से ये माइनस करने के बाद, ये है फर्स्ट कॉल का अमाउंट। अब हम बात करेंगे इसके फोर फीचर के बारे में। क्वेश्चन नहीं बोला है कि जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो इमीडिएटली फोर फीचर कर लिया गया एक्स के शेयर्स को। डन। मैं इस टेबल को यहां से रफ कर देता हूं, इस टेबल का हमारे पास अब कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है डन। अब चलें, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फोर फीचर करना है, तो फर्स्ट कॉल के बाद फोर फीचर कर दो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी यहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जरा ध्यान से इस एंट्री के ऊपर आओ। सबसे पहले इस एंट्री को पास करने का बड़ा तरीका क्या है, बड़ा कॉमन सा तरीका है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब्त किया जा रहा है पैसा, तो जो कैपिटल हमारी पहले क्रेडिट हुआ करती थी अब वो जब्त के दौरान क्या हो जाएगी, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल का पैसा नहीं आया, मेरे पास अलॉटमेंट, मैं पहले ये फोर फीचर जो कर रहा हूं ये एक्स का कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ही जब मैं स्टार्ट करा रहा था कि क्वेश्चन के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया उतने शेयर होल्डर्स का अलग अलग फोर फीचर बनाओगे आप, मतलब अलग अलग फोर फीचर की एंट्री करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल का पैसा नहीं आया, मेरे पास फर्स्ट का अलॉटमेंट का नहीं आया और फर्स्ट का नहीं आया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस, और टू शेयर फोर फीचर। बड़ा सिंपल सा। जिस कॉल का पैसा नहीं आया, अगर केवल अलॉटमेंट होता तो अलॉटमेंट का नाम लिखता। क्वेश्चन ने बोला, मैं एक्स की बात कर रहा हूं, मैं एक्स की, एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया सर और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया,
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फोरफीचर। अब बड़ा एक नॉर्मल सा बात है, जिस कॉल का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, जिस कॉल का पैसा नहीं आया, अगर उस कॉल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, यह उसी कॉल का प्रीमियम डेबिट होगा जिस कॉल का पैसा नहीं आया। क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपए का प्रीमियम है ना, क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपए का प्रीमियम है, तो मैंने केवल अलॉटमेंट का प्रीमियम डेबिट कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर भी प्रीमियम होता, फिर तो मैं एप्लीकेशन की रेट मल्टीप्लाई नहीं करूंगा यहां पर। या जिस जिस कॉल का पैसा यहां नहीं आया मेरे पास, अलॉटमेंट का नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, तो जिस जिस कॉल का पैसा नहीं आया वो उस कॉल की रेट के अंदर जितने रुपए का प्रीमियम वो यहां लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अमाउंट के ऊपर। आपके पास 2 शेयर्स थे, 2000 और 1500। एप्लाइड को तो मैंने पहले ही मना कर दिया, बेटा लेना ही नहीं है। अब आ जाओ 1500 शेयर्स के ऊपर, 1500 इंटू। अब जब ये इंटू किया जाएगा, समस्या यहां पर ये आती है कि कौन सी रेट से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास कहीं पर तो 10 रुपए की रेट है हमारे पास पूरी फेस वैल्यू, कहीं पर क्वेश्चन कह देता है ये कॉल ही नहीं मंगाई, कहीं पर कह देता है कॉल्ड अप है, कहीं कह देता है पेड अप है। तो बड़ा इसका एक ही क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है, जो ये जर्नल एंट्री आप फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हो। सही कह रहा हूं ना मैं? देखो पहली बात, शेयर कैपिटल का नाम लिया है, तो शेयर कैपिटल के लिए तो हमारी बचपन वाली कोई आदत, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट, डन। इसका मतलब, एक्चुअल का मतलब इसके अंदर तो प्रीमियम कंसीडर नहीं किया जाएगा सर। एक बार जरा देखें, हमारी एप्लीकेशन 3.5, अलॉटमेंट 5.5, जिसके अंदर से 2 रुपए का प्रीमियम हटाओ, 3 रुपए का, सॉरी 2.5, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की सेकंड कॉल, 10 रुपए हो गया, डन। ये जर्नल एंट्री, फोरफीचर की जर्नल एंट्री जिस कॉल के बाद की जा रही है उस कॉल तक का प्रीमियम लगेगा, सॉरी उस कॉल तक की रेट लगेगी। ये जर्नल एंट्री, ये फोरफीचर की जर्नल एंट्री है। ये फोरफीचर जर्नल एंट्री जिस एंट्री के बाद पास की जा रही है, ये फर्स्ट कॉल के बाद पास की जा रही है, तो फर्स्ट कॉल तक की रेट 3.5, 2.5 और 2 ये कंसीडर नहीं की जाएगी। यानी कि 3 और 2 5 और 6 और 2 8, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये जर्नल एंट्री में अलॉटमेंट के बाद ही कर देता तो अलॉटमेंट तक की रेट मल्टीप्लाई करता 6। जब ये एंट्री फाइनल कॉल के बाद होगी तो मैं पूरी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। बड़ा सिंपल तरीका, कंफ्यूजन नहीं होना। अब क्वेश्चन क्या है, कभी कभी फाइनल कॉल नहीं बनाई, अरे नहीं बनाई तो मरन तो नहीं बनाई, तुम्हें टेंशन क्यों ले रहे हो, हटाओ फाइनल कॉल को। अगर क्वेश्चन ने फाइनल कॉल नहीं बनाई तो इसका मतलब फोरफीचर तो आप फर्स्ट कॉल के बाद ही कर रहे हो ना, अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक की रेट लगा देंगे हम 8, डन। चलिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास 12,000, 3 रुपए का प्रीमियम 4500। अब अलॉटमेंट के अंदर हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जितना पैसा नहीं आया, और वो कितना पैसा है हमारे पास 6500, जो अलॉटमेंट का हमारे पास नहीं आया। ये लो जी 6500 आ गया। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं आया, एक्स का कितना नहीं आया था, 1500 इंटू 2, ठीक है 3000। फोरफीचर को आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर की तरफ ट्रांसफर करें, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी आकार में आ सकता है, किसी भी लेवल में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको सीधा बैलेंसिंग फिगर की तरफ ट्रांसफर करें। 12,000 प्लस 4500 माइनस 6500 माइनस 3000, आपकी वैल्यू आ गई 7000। लो जी, एक टास्क पूरा हो गया हमारे यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। कैसे करोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू हो गई, डन। फिर मैंने एंट्री करी बैंक वाली, जितनी एंट्री मुझे आती है मैं पहले उतनी कर रहा हूं, जितनी मुझे आती नहीं वो मुझे नहीं पता। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल कर दी। ड्यू की एंट्री में तो कोई छेड़खानी कभी करते ही नहीं, ये बात तो मैंने पहले बता रखी है। बस अब थोड़ी छेड़खानी ये हो जाएगी, 60,000 आपके शेयर्स थे, जिसमें से 1500 शेयर्स को आपने जब्त कर लिया, फोरफीचर कर लिया, तो आपके पास 58,500 शेयर्स रह गए। 60,000 आपके पास शेयर्स थे, जिसमें से 1500 शेयर्स को आपने जब्त कर लिया, ठीक है। तो माइनस करने के बाद अगली एंट्री को आप ड्यू करते हो। ये बात याद रखना, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन आ जाए, अगर उस एंट्री से पहले आपने फोरफीचर कर चुके हो और उस एंट्री के बाद अगर कोई आप एंट्री पास कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो कोई कॉल को, तो उस फोरफीचर अमाउंट को, शेयर्स को माइनस करने के बाद, यानी कि 58,500 इंटू 2, हमारी वैल्यू है 2, 1,17,000। हाँ जी, क्या था इसका सीन,
कॉल्स इन एरियर, क्योंकि ये सिर्फ एक भाई ऐसा इंसान था जिसने पैसा नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं दिया? 2400 इंटू 2, 4800 रुपए नहीं आए। जितना अमाउंट शेयर फर्स्ट कॉल के सामने है वो अमाउंट मैंने शेयर फर्स्ट कॉल के सामने लिख दिया। 1,17,000 माइनस 4800, आपके पास वैल्यू आ जाती है 1,12,200। ये फर्स्ट कॉल तक का है। अब नई कहानी की शुरुआत अब होगी। मैं यहां से लेके यहां तक सारा रफ कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई काम हमारे पास नहीं है। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल, सॉरी सेकंड कॉल आपने ड्यू कर दी, रिसीव कर ली, कोई इशू नहीं आया। क्वेश्चन ने क्या बोला? अब बाई के शेयर को फोरफीचर करो। अब बाई के शेयर को फोरफीचर करने चलते हैं जी। लो, कैसे फोरफीचर करोगे? जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिस जिस कॉल का पैसा नहीं आया वाई का, वाई ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, वाई ने सेकंड कॉल मनी नहीं दी, और टू शेयर फोरफीचर। सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई काम नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉल के अंदर प्रीमियम नहीं है। 2400 शेयर है हमारे इनटू, ये एंट्री कौन सी कॉल के बाद हो रही है? फाइनल कॉल के बाद, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वैल्यू आ गई 24,000। 2 रुपए की सर फर्स्ट कॉल नहीं आई, 2 रुपए की सेकंड कॉल नहीं आई, इसकी 4800 इसके नहीं आए, 4800 इसके नहीं आए। ठीक है, 9600 रुपए नहीं आए। 24,000 माइनस 9600, 14,400 का हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। अब सुनो जरा, अब नई कहानी, नई जर्नी। क्वेश्चन ने बोला है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3000 शेयर्स हमने रीइशू कर दिए 8.5 पर शेयर में। रीइशू कर दो, पहले रीइशू से तो घबराना नहीं है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला? 8.5 में मैंने रीइशू किए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में रीइशू करा, फुल्ली पेड अप। अब जरा इस चीज को समझो, जरा एक बार ध्यान से देखो। तो मैं ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास क्वेश्चन में हमने 8.5 पर शेयर्स पर रीइशू किए, ठीक है, ऑन फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन में लाइन है ना, लाइन यही लाइन है, यही लाइन मैं लिख रहा हूं। आपके पास दो प्रकार की रेट गिवन है, कौन कौन सी? क्वेश्चन के अंदर मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपए की, और क्वेश्चन के अंदर आपके पास कॉल्ड अप वैल्यू है 9 रुपए की या 7 रुपए की मान लो। ध्यान से देखना, अब नहीं 7 की मत मानो, 8 की मानो इसको। ध्यान से देखना, हमने माना, मैं ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूं, क्वेश्चन से हट गई, कि क्वेश्चन यहां लैंग्वेज डालता है कि कंपनी ने जो शेयर्स को रीइशू करा वो 8.5 पर शेयर एट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का अगर वर्ड है तो 8.5 रुपए का कनेक्शन आप 10 के साथ लगाओगे, फेस वैल्यू के साथ लगाओगे, फुल्ली पेड अप और फेस वैल्यू, यानी कि आप इसको ऐसे याद रख लो, F/F, F फॉर फुल्ली पेड अप, F फॉर फेस वैल्यू, F फॉर फुल्ली पेड अप, F फॉर फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में रीइशू करा। अगर फुल्ली पेड अप का वर्ड है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, तो रीइशू में डिस्काउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम निकालने के लिए आप फेस वैल्यू का इस्तेमाल करोगे। 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में रीइशू करा। अगर ये दोनों ही चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन में फेस वैल्यू तो होती है ही, लेकिन अगर कॉल्ड अप भी गिवन है तो सर हम 8.5 रुपए का डिस्काउंट प्रीमियम हम कैसे पता लगाएंगे, किसके साथ एडजस्ट करेंगे? अगर आपको फुल्ली पेड अप का वर्ड गिवन है तो इसका कनेक्शन लगाओगे आप 10 के साथ, यानी कि फेस वैल्यू के साथ। अगर आपको फुल्ली पेड अप का वर्ड नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि 8.5 पर शेयर पर रीइशू किया है, तो आप इसका कनेक्शन कॉल्ड अप से लगाओगे। इसका मतलब 0.5 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ये इतना सा एरिया मैंने जो बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। हमने रीइशू करे 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में रीइशू करा, तो डिस्काउंट पर करा। हमारा जिस प्रकार सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। लेकिन वो डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा, तो किसका नाम आएगा? शेयर फोरफीचर का। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। 8.5 रुपए में रीइशू करा सर, 1.5 रुपए का डिस्काउंट, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट। देखो फिर वही वाली वो कहानी आ गई ना, 10 रुपए के अंदर ना तो कोई डिस्काउंट माइनस है और ना ही कोई सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस है, इनटू
3000 शेयर्स हमने इशू करे, ठीक है। तो 3000 इंटू 8.5, ये आ गया आपका 25,500, ये आ गया आपका 4500, और ये आ गया आपका बेटा 30,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व बाद में निकाल लेंगे, पहले एंट्री तो पास कर लें जितनी हमें आती है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लो जी, अब कैपिटल रिजर्व देखो कैसे निकालोगे। हमारे पास कैपिटल रिजर्व निकालने का बड़ा सीधा सा तरीका है। जितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं, अब समझो जरा, कैपिटल रिजर्व निकालने का जो तरीका है वो क्या है। जितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, आपको उतने शेयर्स का फॉरफीचर चाहिए, ठीक है। मैंने 3000 शेयर रीइश्यू करे, मैंने 3000 शेयर रीइश्यू करे, मुझे 3000 शेयर्स का फॉरफीचर चाहिए। मेरे पास 1500 प्लस 2400, 3900 शेयर्स का फॉरफीचर है, 3900 का फॉरफीचर है हमारे पास। लेकिन हमें कितने का चाहिए? 3000 शेयर्स का। सुनना जरा क्वेश्चन को, अगर मैंने जितने शेयर मैंने रीइश्यू किए हैं, मुझे उतने शेयर्स का फॉरफीचर चाहिए। मैंने फॉरफीचर करे 1500, इसके करे सर 2400, 3900 शेयर फॉरफीचर करे। अब किस में से कितना निकालें? 2400 इसके हैं तो 600 इसमें से निकालें, या 1500 इसके हैं या 1500 इसमें से लें। अब यहां अगर क्वेश्चन कमांड करता है, जैसे क्वेश्चन को मैं बात करता हूं, लास्ट लाइन देखो, द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, मतलब वाई के शेयर पूरे ले लो, ठीक है, वाई के शेयर पूरे ले लो। अगर 3000 शेयर्स के बारे में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2400 शेयर वाई के पूरे रीइश्यू करें हमने, बाकी के इसमें से निकाल लो 600 शेयर, तो हम सेफ हैं। अगर क्वेश्चन ये लाइन नहीं देता ना हमें कि 3000 शेयर रीइश्यू कर दिए, बस क्वेश्चन साइलेंट। यहां पर उसने हमें उसके बारे में बोला ही नहीं कि दोनों में से किसके शेयर लेने हैं, इसके लेने हैं, इसके लेने हैं, इसके लेने हैं, इसके लेने नहीं बता, तो यहां पर हम कैपिटल रिजर्व नील कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में कि किस शेयर होल्डर के शेयर्स को फुल्ली लेना है, यानी कि पूरे किस शेयर होल्डर के शेयर को हमने पूरा रीइश्यू कर दिया, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। या तो शेयर होल्डर एक ही होता तो बात ही अलग थी, यहाँ दो शेयर होल्डर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ साइलेंट हो गया ना इस चीज के बारे में कि किसके शेयर पूरे लेने हैं, तो आपको कैपिटल रिजर्व को नील करना पड़ेगा और नीचे लाइन डाल देना इस चीज के बारे में कि बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द रीइश्यू ऑफ द शेयर ऑफ द बोथ पार्टनर्स, तो वी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वैल्यूज टू बी नील। इस तरह से आपको लाइन यहाँ डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई 2400 शेयर वाई के ले लो, कोई बात नहीं सर, हमें 3000 शेयर्स का फॉरफीचर चाहिए। क्वेश्चन ने बोला 2400 शेयर्स का फॉरफीचर तो आपको मिल गया 14400, 14400 मुझे 2400 का तो मिल गया, अभी मुझे 600 का और चाहिए, है ना। तो 600 का मैं इसमें से निकाल लूंगा। 7000 का जो अमाउंट है ये कितने शेयर्स पर है? 1500 पर। 7000 का जो अमाउंट है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, 7000 का जो अमाउंट है ये कितने शेयर्स पर है? 1500 शेयर्स पर। तो 600 शेयर्स पर कितना होगा? ये फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं। 7000 जो अमाउंट है ये 1500 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7000 डिवाइड बाय 1500 इंटू 600, ये आ गया आपके 2800 शेयर का अमाउंट फॉरफीटर। तो यानी कि 14400 प्लस 2800 इज इक्वल टू 17200, हमारे 3000 शेयर्स का फॉरफीचर आ गया। जितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं, मुझे उतने शेयर्स का फॉरफीचर चाहिए कैपिटल रिजर्व की मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो 2400 3000 तक पहुंचने का क्वेश्चन ने रास्ता बता दिया, भाई वाई के पूरे ले लो। मैंने वाई के पूरे ले लिए, 2400 पर मुझे 14400 का फॉरफीचर का अमाउंट मिल गया, ठीक है। सर मुझे 600 का और चाहिए, तो 600 का इसमें से निकाल लो, दो ही तो है हमारे पास, 600 का इसमें से निकाल लो। 1500 हमारे पास, 600 रुपये तो निकाल सकते हो अकाउंट में से। तो 7000 का जो अमाउंट है वो 1500 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 600 कितने होंगे? 2800, दैट मीन 17200। इसमें से आपको डिस्काउंट माइनस करना है। डिस्काउंट ये वाला डिस्काउंट जो हमारे रीइश्यू के टाइम पर लगा था। 17200 में से आप 4500 का डिस्काउंट माइनस करोगे, 12700 आपका कैपिटल रिजर्व निकल आएगा। लो जी, ये आपका यहाँ फाइनलाइज आंसर हो जाता है। डन।